हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल IQ ब्रेन ट्रेनर। तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो टोटल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है अभी तक 5 लॉज हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था उनका नाम था एंटोनियो लेवोजियर। ठीक है, एंटोनियो लेवोजियर जो थे फादर ऑफ केमिस्ट्री, जिसको लेवासिए भी बोलते हैं, तो उन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो कोई केमिकल रिएक्शन होगा, सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि हो गया X + Y। ठीक है, ये X और Y जो है ये रिएक्टेंट है। ठीक, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके और बनाते हैं XY, ये हो गया प्रोडक्ट। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ये लॉ क्या कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन total mass of reactant is equal to the total mass of product. ओके, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है H2 + O2। ये बनाएगा क्या? H2, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 2। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम बराबर करते हैं तो होता है 2H2O। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इसको रिएक्टेंट, उसके बाद वाले को प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे दोनों की मास इक्वल होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेते हैं तो होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका 1। तो चलिए अब देखते हैं कैसे इक्वल होता है। यहाँ पे देखिए हम इसका एटॉमिक मास निकालेंगे, 2 × H2 लिखा है, H2 का मतलब 1H2 इज इक्वल टू, यानी 1H, एक H का मास 1 है, यानी 1H का मास 1 है तो 2H का मास भी 2 हो जाएगा, प्लस 1 ऑक्सीजन का मास 16 है तो 2 ऑक्सीजन का मास 32। ठीक है, टोटल मास हो गया 36 यूनिफाइड मास। इसके अलावा हम बात करते हैं, हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2O को पहले निकालते हैं हम लोग, तो H का होता है 1 और 2H है तो 2 हो जाएगा, प्लस 16 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो 16 हो जाएगा, और टोटल का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 है तो इसको करें 16 और 2 × 2 18, 18 × 2 यानी 2 × 18 इज इक्वल टू 36। मीन्स द मास ऑफ reactant is equal to the mass of product. Mass of reactant
इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कितना इजी रूल है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्यों ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में जो भी केमिकल रिएक्शन है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फॉलो करता है, ये कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी या कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना उसको बना सकते, मतलब जो जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में होगा। यानी जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें टोटल जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यानी आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में ये रूल क्या है, वैलिड नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे भी रिएक्शन हो जिसमें एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है, उसमें मास में कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो इस समय ये लॉ वैलिड नहीं है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए C+O2 बनता है क्या, CO2। ठीक है, तो C+O2 बनेगा CO2। तो अगर इस कार्बन का हम मास देखते हैं तो इसका होता है 12 एटॉमिक मास, ये लर्न करना पड़ता है। ठीक है, बुक में दिया है, आप लर्न कर सकते हैं, हम बता भी दे रहे हैं हम लोगों को। तो ये 12 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 इज इक्वल टू टोटल 44। ठीक है, 44 हो गया। इधर CO2 का निकालते हैं, सेम वही चीज़ होगा, 12 + 16 × 2 इज इक्वल टू 44। तो LH यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग का क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू। ठीक है, तो मास पूछ रहा है, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि हम लोग सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन लिखेंगे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है किससे, तो ये रिएक्ट कर रहा है आपका सोडियम क्लोराइड, देखिए यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl और उसके साथ साथ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट। अब कह रहा कि व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब इसका मास पूछ रहा है, इसका मास दिया हुआ है 5.85 ग्राम। फिर कह रहा है कि टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी 14.35 ग्राम ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट है 8.5 ग्राम। तो कह रहा है कि अगर ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही मानता है तो बताना है कि सिल्वर नाइट्रेट का मास क्या होगा। बहुत ईजी, इसके जगह पे x रख दीजिए। ठीक है, इसके जगह पे x ग्राम रख देना है, और जैसे इसको आगे x ग्राम लिखेंगे तो हम लिखेंगे x प्लस, क्योंकि ये टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इतना प्लस इतना इज इक्वल टू इतना प्लस इतना। ठीक है, तो x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू 14.35 ग्राम प्लस 8.5 ग्राम। ठीक है, बहुत ही इजी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लीजिए। ठीक, और ऐड करने के बाद ये जो प्लस में है इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, x प्लस 5.85 ग्राम इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5 और 3 5 हो जाएगा आपका
35 हो जाए आपका 8, फिर 0.8 4 40, 8 4 12 को 2 कैरी 1 और 1 1 2 22.85। अब इसको हम माइनस कर लेंगे क्योंकि इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक्स इक्वल टू 22.85 माइनस 5.85 माइनस कर दीजिए, तो एक्स इज इक्वल टू 850 हो जाएगा, और 22 में से हो जाएगा आपका 5 कर 17, तो एक्स इज इक्वल टू 17 ग्राम। ये हो गया आंसर। अब कैसे हम क्लियर करें कि ये 17 ग्राम जो आया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो देखिए 17 प्लस 5.85 को ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 22.85 ग्राम। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड का, इधर वाले का रिएक्टेंट का मास। और प्रोडक्ट की मास की बात करते हैं तो सेम वही चीज़ है, 14.35 प्लस 8.5, इसको भी ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना 22.85 ग्राम। और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये जो है ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। चलिए एक और इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O, सो दैट द रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इसमें ये दिखाना है, बताना है कि क्या यह जो रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, रिएक्शन है आपका C2H6, ठीक है, C2H6 मीन्स एथेन, ठीक है। तो एथेन ये रिएक्ट कर रहा है O2 से, ऑक्सीजन से, और प्रोडक्ट क्या क्या बना रहा है, तो प्रोडक्ट बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ साथ बना रहा है वाटर, और इसके साथ साथ कंबसन हो रहा है तो हीट भी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। चलिए रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, पहले देखिए ऑक्सीजन आपका हो गया यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 14 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए अगर लिखते हैं 4 तो आपका हो गया 4 to 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, इन टोटल हो गया 14 ऑक्सीजन। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन 4 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2। हाइड्रोजन की बात करते हैं 6 to 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 to 12 हाइड्रोजन, यानी ये रिएक्शन हो गया बैलेंस, ठीक है। आपको बैलेंसिंग का मैं मेथड भी बता दूंगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आप इजीली किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं उसको देख करके। तो अभी ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 1.5 ग्राम आपका C2H6 है, ठीक है, और उसके बाद से आपका है कह रहा है कि कंप्लीट कंबशन की 4.4 ग्राम आप CO2, ठीक है, और 4.4 ग्राम आप क्या है CO2 का है, तो 4.4 ग्राम ऑफ CO2 है, और उसके साथ साथ देखिए 2.7 ग्राम ऑफ ये वाटर है, ठीक है, H2O है। तो अब ये कह रहा है कि बताइए कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो ये मास किसका है, यहाँ पे किसका मास लिखना है, तो जो भी गिवन मास होगा उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका मास लिखा है, तो देखिए मास इसका कितना है, इसका हम मोलर मास सबसे पहले फाइंड करेंगे कि कितना मोल C2H6 रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मास है इसका 1.5, और मोलर मास हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए मोलर मास C इज इक्वल टू 12 होता है इसका एटॉमिक मास, और H का होता है 1। तो C2 यानी C का वैल्यू हो गया 12 इंटू 2 प्लस 6,
24 6 32, ठीक है। फिर से देखते हैं, 12 हो गया यहाँ पे, 12 2 जा 24, 24 6 हो जाएगा आपका 30, नॉट 32 नहीं होगा, 30 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा, अगर इसको हम लोग कर दें 15/300 इजीली कर सकते हैं। डेसिमल को हटाने के लिए हम 10 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, 10 से ऊपर नीचे, तो क्या 15/30। अगर इसको हम लिखते हैं तो 1/20 हो जाएगा, 1/20, 1/20 मोल्स, ठीक। 1/20 मोल्स को हम 0.05 मोल्स भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखते हैं, कह रहा कि इस रिएक्शन में यहाँ पे देखिए 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल C2H6 रिएक्ट कर रहा है 7 मोल ऑफ O2 से, ठीक है। तो 2 मोल यहाँ पर हम लिखते हैं 2 मोल्स ऑफ C2H6 रिएक्ट करता है 7 मोल ऑफ O2 से, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 1/20 मीन्स 0.05, तो हम बात करते हैं 0.5, तो 0.05 मोल्स ऑफ C2H6 कितने ग्राम से रिएक्ट करेगा, कितने ग्राम O2 से रिएक्ट करेगा, तो बहुत ईजी है, 7/2, मतलब डायरेक्ट इसका रेशियो निकाल लीजिए, 7/2 का रेशियो है, ठीक है। तो 7/2 इंटू 1/20, ये रेशियो है, 7/2, ये 1/20 हम लोग अभी फाइंड किए हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 7/40 मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ इतने, यानी 7/40 मोल्स ऑफ O2 से रिएक्ट कर रहा है कौन, 0.05 मोल्स ऑफ C2H6, ये हम लोगों ने पता कर लिया। अब हम पता करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, फार्मूला है मोलर मास, मोल्स फाइंड करने के लिए मास बाई मोलर मास। तो मास अभी हम लोगों ने फाइंड किया है, ठीक है, सॉरी मास हम लोगों को पता करना है इसमें कि ये इसमें इस O2 7O2 का जो मास है इसको पता करना कितना मास है, क्योंकि इसका मास यानी C2H6 CO2 और H2 सबका मास दिया हुआ है, इसका हम लोग को मास पता करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमको हमें पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो 7/40 मोल्स एकदम इजली पता है, 7/40 मोल्स, और मास हम लिख देंगे, और मोलर मास कितना है, मोलर मास, तो मोलर मास आपका हो जाएगा 32, ठीक है, मोलर मास कितना हो जाएगा 32। क्यों 30 होगा, क्योंकि O2 है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो 2 का 32 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 7/40, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में होगा, 7/40 मल्टीप्लाई 32 इज इक्वल टू मास, बहुत ईजी है। इसको अगर हम कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको कट करते हैं इजीली हम लोग 5 से, इसको करते हैं 5 8 जा 40, इसको 4 8 जा 32। उसके बाद हम लोग करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इजीली, 7 4 जा 28/5 इज इक्वल टू 5.6 ग्राम। तो अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये 5.6 ग्राम जो है ये उसका मास है, तो चलिए चेक करते हैं। तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट है यानी कि C2H6 का, यानी C2H6 का यहाँ पर देख सकते हैं मास है 1.5 प्लस 5.6, तो इसको ऐड कर दीजिए, 6 5 11 को 1 कैरी 1, 5.6 1 7 7.1, ये हो गया रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का 4.4 प्लस 2.7, ठीक है, ऐड कर दिए 7 4 11 को 1 कैरी 1, 2 4 6 1 7 7.1, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का है, ये है राइट हैंड साइड का।
तो ये जो कह रहा है कि ये रिएक्शन ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है उसको डिस्कवर किया था जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। तो इस जो ये लॉ है इसको दिए थे जोसेफ प्राउस्ट ने। तो ये लॉ क्या कहता है, अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब अगर कोई भी कंपाउंड है, कोई केमिकल कंपाउंड है जो सेम एलिमेंट से बनता है, जैसे मान लीजिए कहीं भी हो C+O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है बनाता है CO2, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एलिमेंट CO2, अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी पाया जाएगा पूरे वर्ल्ड में, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का जो रेशियो है वो क्या होगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। दुनिया में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाए तो उसका जो मास होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का मास होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे कार्बन का मास होता है आपका क्या 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होता है 16 होता है, तो 16 टू 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये 12:32 की रेशियो में है। अगर इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो क्या हो जाएगा, इजीली कर सकते हैं 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32, यानी 3:2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी होगा तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या होगी, 3:8 होगी। वैसे ही अगर हम H2O की बात करें तो H2O में अगर जो H है और O है दोनों की जो रेशियो होगी, H का 2:16, इसको सिंपलेस्ट में करेंगे तो हो जाएगा क्या 1:8। अब ये कहीं का भी वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे वो सी वाटर हो, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे पूरे वर्ल्ड का कोई भी वाटर हो, तो वाटर पार्टिकल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो होगी 1:8 ही होगी, ठीक है। तो 1:8 होगी। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। अभी हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस में मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनके कुछ आइसोटॉप्स भी होते हैं। आइसोटॉप्स क्या होता है, तो देखिए आइसोटॉप्स होता है, आइसोटॉप्स में क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो जैसे आइसोटॉप्स कार्बन के आपका C12 हो गया, C13 हो गया, C14 हो गया, ये क्या है, ये आइसोटॉप्स हैं। क्या है, आइसोटॉप्स। एंड एटॉमिक नंबर देखिए यहाँ पे सेम है बट एटॉमिक मास क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। वैसे ही आपका हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स क्या है, एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये इसका लिमिटेशन कहाँ तक है, क्या है। तो यदि CO2 में यानी यहाँ पे CO2 में यदि कार्बन का 14 वाला आइसोटॉप अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 14:32, क्योंकि CO2 में O2 में 16 होता है, 16 टू 32, तो 7:16 का रेशियो हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशंस होती हैं। चलिए इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है 6.4 रेटेड ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म लेड परऑक्साइड, ठीक है। Lead peroxide is also produced by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.8%। तो इस डाटा का यूज करके कह रहा कि इलुस्ट्रेट कीजिए लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, इसको प्रूव करना है, इसको इलस्ट्रेट करना है, दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, वेरी इजी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन लिख देते हैं, तो Pb प्लस O2। ठीक है, लेड कंबाइन होता है 6.488 ग्राम और ऑक्सीजन कंबाइन होता है 1.002 ग्राम। ठीक, और बनाता है लेड ऑक्साइड। ठीक है, फिर कह रहा है कि लेड पर ऑक्साइड इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, यानी PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट। ठीक है, तो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को हम हीट करके भी, ठीक है, लेड नाइट्रेट को हम हीट करके भी क्या बना सकते हैं, PbNO3। तो लेड नाइट्रेट है PbNO3 वोल्ट वाइज, और उसको जो हम लोग हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO2 के साथ बनेगा आपका NO2। ठीक है, और भी स्केलेटल रिएक्शन में लिखा हूँ, उसको बैलेंस कर लीजिएगा इजली। तो देख सकते हैं, कह रहा है कि इसका जो परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले परसेंटेज, ठीक है, कैलकुलेशन। तो परसेंटेज कैलकुलेशन की बात करते हैं, और किसकी परसेंट की, तो O2 की, O2 के परसेंटेज कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मास ऑफ जो पेरोक्साइड्स फॉर्म हो रहा है उसका मास फाइंड करेंगे। तो मास ऑफ PbO2 फॉर्म्ड, तो कितना मास फाइंड हो रहा है, तो 6.488 और इसके साथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो टोटल यानी PbO2 फाइंड हो रहा है कितना, तो हम इसको 7.49 ग्राम। ठीक है, अब हम इस 7.49 ग्राम में कितना ऑक्सीजन है, परसेंटेज ऑक्सीजन का ये फाइंड करेंगे। तो हम चलिए लिखते हैं 7.490 ग्राम ऑफ PbO2 लेड पर ऑक्साइड कंटेन्स 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ लेड पर ऑक्साइड, 100 ग्राम ऑफ lead peroxide will contain O2 is equal to 1.002 by 7.490 into 100। ठीक है, अब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट 102, और 102 को हम करेंगे 7.49 से तो आएगा 13.38 ग्राम। ठीक है, और 13 और उसकी परसेंटेज की बात करें तो उसी को परसेंटेज में लिखें, 13.38%। और कितना इसमें लेड होगा, तो लेड की बात करें तो हम 100 में से 13.38 को माइनस कर दें तो लेड की भी का भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं स्टेप 2 में। अब कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं, अगर हम पहले एक्सपेरिमेंट में तो लिखा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन PbO2 इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उसमें भी 13.8 दिया होता है। ठीक है, फिर दूसरे में भी अगर दूसरा हम करते हैं तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी 13.8%, यानी दोनों में 13.8% आता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि इसमें जो सैंपल होगा PbO2 की दोनों आइडेंटिकल होगा, और ये जो है इलुस्ट्रेट करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोग का नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो था वो डाल्टन ने 1804 में दिया था। ठीक है, तो ये डाल्टन ने दिया था। तो ये लॉ क्या कहता है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कह रहा है कि व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म, बहुत इजीली देख सकते हैं, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर केमिकल कंपाउंड्स। ठीक है, जब कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो दो या दो से अधिक केमिकल कंपाउंड्स को बनाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि देन द मासेज ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर। ठीक है, यानी एक एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे एलिमेंट के मास से क्या होगा, कंबाइन करेगा, और पहले वाले का जो है मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, सिंपल होगा। ठीक है, सिंपल रेशियो टू वन अनदर, एक दूसरे से सिंपल रेशियो में क्या होंगे। फिर से देख लीजिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मतलब जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो एक से अधिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, और जब बनाते हैं तो उसमें एक एलिमेंट जो होता है दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होगा, और एक का मास हमेशा फिक्स रहेगा और दूसरे का मास क्या होगा, सिंपल रेशियो में चेंज होता रहेगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं H2O की, एग्जांपल इसका। ठीक, H2O, तो H2O और H2O2 यानी H और O मिल करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके दो कंपाउंड बनाते हैं। एक आपका बना रहा है H2O, एक बना रहा है H2O2। ठीक है, यानी एक वाटर और एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, तो अब देखते हैं H2, यहाँ पे रेशियो की बात करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पे 2 लिखा तो 2 लिख देंगे, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। यानी यहाँ रेशियो की बात करें तो 1:8 रेशियो में वाटर प्रेजेंट है। यानी यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:8। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे 2 है तो 2 ही होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 तो 6 2 जा 32, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि ये जो पहला वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, इसका जो मास होगा, इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। देखिए पहले वालों का 1 है, इसमें भी यानी हाइड्रोजन में भी हम लोग का जो सिंपल रेशियो है 1 है हाइड्रोजन का 1:8, और यहाँ पे ये क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ठीक है, तो यही कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल एक, वो है आपका C और O का। तो C और यानी कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाते हैं इजीली। तो पहला होता है क्या, C + O2 मिलकर बनाते हैं CO2, और एक C और O मिल करके बनाते हैं 2CO। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में बात करते हैं तो C और O2 की बात करते हैं तो बहुत इजीली देख सकते हैं। कार्बन का होता है 12 और इसका ऑक्सीजन का 16 2 जा 32 हो जाएगा 32। इसको कट करेंगे तो 3:8 रेशियो हो जाएगा। और CO की बात करें, CO की तो हो जाएगा 12:16, तो 12:16। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग छोटा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ जो कार्बन का जो मास है, कार्बन का जो रेशियो वो फिक्स है, यानी 3 है, 3 थी। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, इसकी बात कर रहे हैं,
different mass of oxygen 32 gram and 16 gram which combine with fixed mass of C 12 ग्राम। सेम चीज़ वही पे हो रहा है कि डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन 8 ग्राम एंड 16 ग्राम विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन 1। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। ठीक है, और भी एग्जांपल आपको दे रहा है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम लेते हैं तो चलिए देखते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंपाउंड। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके लगभग 5 कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके बनाता है N2O। दूसरा कंपाउंड बनाता है NO। तीसरा है N2O3। चौथा है NO2। और पांचवा है N2O5। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे रेशियो क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो है वो मास होगा आपका, नाइट्रोजन का मास होता है 14 और 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे 28। ऑक्सीजन की मास क्या है यहाँ पे 16। यहाँ पे आपका हो जाएगा 14 और 16 सेकंड वाले में, और यहाँ पे 28 और 16 3 जा 48। यहाँ पे मास क्या है 14 और यहाँ पे O2 है तो 32। यहाँ पे है आपका N2 का 14 2 जा 28 और यहाँ पे 80। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन के मास को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन के मास को फिक्स करते हैं तो यहाँ पे सबको 28 बनाए तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 इंटू 14 सबको 28 कर दीजिए। ठीक है, तो हम करेंगे फिक्स द मास ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और कितना बनाना है 28, सबको 28 बनाना है। ओके, अब देखते हैं 28 बनाएंगे सबको, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई तो 28 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। यहाँ पे 16 रहेगा ही पहले वाले में 16 एंड 2। ठीक है, दूसरे वाले में कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 28 बनाते हैं तो 28, यहाँ पे अगर ये 14 है यहाँ पे 16 है तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 32 हो जाएगा NO में। ठीक, तीसरे में 28 है तो 48 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे 14 2 से अगर नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई तो इसका भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 28 64, और चौथा आपका 28 और 80 है ही, तो यहाँ पे N2O3, यहाँ पर हो जाएगा आपका NO2 N2O5। क्लियर, इससे ये पता चलता है कि अगर 28 ग्राम, ये यानी यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन की जो मास है वो फिक्स है, सब में 28 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन की मास फिक्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मास में चेंजिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए 16 2 जा 32, 16 जा 48, 16 4 जा 64, 65 जा 80। मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो ऑक्सीजन की जो रेशियो बढ़ रही है वो होती है क्या 1:2:3:4:5, इस रेशियो से ये बढ़ रही है। लेकिन नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या है फिक्स है, नाइट्रोजन का जो भी चीज़ है वो क्या है फिक्स है। तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें यही शो करता है कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, चलिए हम लोग बैक करके देखते हैं, इसको बैक करके देखते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा कि व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म,
लिखा है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू आर मोर केमिकल कंपाउंड्स, दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो कह रहा है कि द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ द अदर बियर ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है, मतलब डिफरेंट मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, डिफरेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ O2 कौन कौन सा था, मास 16 था, 32, 48, 64, 80, कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ N2 28। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल। चलिए अब हम लोग का जो नेक्स्ट है एग्जांपल है, नेक्स्ट जो रूल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। तो चलिए देखते हैं इस लॉ में क्या कहा गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। कह रहा कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, ठीक है, कह रहा व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। ठीक है, तो हम किसी दो एलिमेंट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हो गया आपका ये हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक, और इससे दो और कोई एलिमेंट लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो गया। करके व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली, यानी दो एलिमेंट्स हैं और सेपरेटली कंबाइन हो रहा है विद फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, यानी फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो बियर्स स्मॉल होल नंबर। ठीक है, रेशियो टू द रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हम इससे कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। तो अगर हम CH से करें तो CH4 कंपाउंड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो CH4 मीथेन बनेगा, और H से और उसे करेंगे तो H2O बनेगा। तो अब इसकी हम रेशियो की बात करते हैं, तो CH4 की बात करें तो CH4 में रेशियो है कार्बन और हाइड्रोजन का 12:4, सॉल्व करते हैं तो 3:1, यानी 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम कार्बन का कंबाइन हो रहा है किससे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से, और बना रहा है क्या, CH4। वैसे ही H2O की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है 2:16, और इसको हम और सिंपल में लेते हैं तो हो जाएगा 1:8। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है किससे, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और बना रहा है क्या, H2O। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 ग्राम है, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा क्या, CO2, और CO2 देखिए यहाँ पे 3:8 रेशियो पहले ही आ गया है, 3:2, तो हम चेक करते हैं क्या ऐसा ही है। तो कार्बन का होता है कितना, 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 टू 32। इसको हम सिंपल में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, 3:8। एक और एग्जांपल, चलिए एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। दूसरे एग्जांपल में हम एक एलिमेंट लेते हैं सल्फर, ठीक है,